अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी और फिजियोलॉजी में हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और आज का हमारा ये जो है वो 10th लेक्चर है, जिसमें हम फर्दर एनीमिया की एक और टाइप डिस्कस करेंगे। तो आज जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है पर्नीशियस एनीमिया की। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है। पर्नीशियस एनीमिया यानी ये एनीमिया की ऐसी टाइप है जिसमें बॉडी के अंदर जो है वो कमी हो जाती है HB की। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो इसमें होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी हमारी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग जो होती है जिसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, वो जो है वो किसी भी वजह से एट्रोफिक हो जाती है। उसके एट्रोफिक होने की वजह से क्या होता है कि एट्रोफिक होने की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, और जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होते तो विटामिन B12 जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जाकर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अब पर्नीशियस एनीमिया में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसके डैमेज होने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई आपकी जो है वो यानी कि सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक या स्टमक का कोई पार्ट रिमूव किया, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या वो लोग जो अल्कोहल का इंटेक करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनमें भी उनकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज होने लग जाती है। तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर का भी हमें पता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। और विटामिन B12 का फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 जो है वो ज़रूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया एक्चुअली है क्या। This is a type of anemia in which there is a atrophy of gastric mucosa, which results the failure of intrinsic factor production. So vitamin B12 is not absorbed and this results into the pernicious anemia. सो क्या है, यानी एनीमिया की एक टाइप है जिसमें एट्रोफिक हो गई है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की। गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और जब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो विटामिन B12 जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, और जो कि एक वजह है, जो कि एक ज़रूरी फैक्टर्स था हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइसिस के लिए, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि काजेज़ क्या हैं, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया की जो है वो क्या वजूहात हैं, किन वजह से होता है। तो सेम एज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि पर्नीशियस एनीमिया की काजेज़ सेम वही हैं जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की थी, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। सो पर्नीशियस एनीमिया में हमने वो पॉइंट लिखने हैं जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने क्या पॉइंट पढ़े थे, ये कि यानी कि अनएडुकेट इनटेक हो रहा है विटामिन B12 का, यानी डाइटरी सोर्सेज में सही नहीं ले रहे। उसके अलावा मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, यानी कि अगर जो है वो हमने डाइट में सही लिया है तो एब्जॉर्ब सही नहीं हो रहा, और एब्जॉर्ब सही नहीं होने के रीज़न में भी हमने क्या पढ़ा था कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो उनकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से हो रहा है। उसके अलावा GIT के किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो गई है, यानी जो एलियम का स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर विटामिन B12 में एब्जॉर्ब होना है, वहाँ पर कोई डिसऑर्डर हो गया है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है। तो ये तमाम काजेज़ हमने पढ़े थे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। तो अब यही तमाम काजेज़ जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हो रही थी, वही तमाम पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पर पर्नीशियस एनीमिया की काजेज़ में लिखने हैं। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि पर्नीशियस एनीमिया अगर होगा तो उसमें पेशेंट्स में हमें क्या सिम्टम्स शो होंगे, क्या ऐसी चेंजेस या क्या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एनीमिक है। So patients suffering from pernicious anemia are less sick than those suffering with folate deficiency anemia.
अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि वो पेशेंट जो कि सफ़र करते हैं परनीशियस एनीमिया में, यानी कि वो जो है परनीशियस एनीमिया जिन्हें होता है उनमें जो है वो क्लिनिकल फ़ीचर या इतने शो नहीं होते, इतने ज़्यादा सिकनेस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दोज जिनमें फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। तो क्या कि इतने सफ़ेयर जो है वो इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स नहीं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि पेशेंट कंप्लेंट्स, यानी पेशेंट जो है वो क्या क्या कंप्लेंट्स करता है जब वो परनीशियस एनीमिया की कंडीशन में होगा। सबसे पहले है कि वीकनेस, थकावट फील होगी, कमज़ोरी फील होगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो सही नहीं प्रोड्यूस हो रहे, बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। सेकंड क्या है, वेट लॉस होगा। तो ये भी जो है वो एनीमिया की एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फ़ीचर्स में आता है कि वेट लॉस होगा। उसके बाद है डायसेपनीज, इसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि जो हमारा ब्रीथिंग रेट है उसमें चेंजेस ये आती हैं कि जो हमारी डेप्थ होती है, यानी एक हम जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में कि एक सांस जो है वो थोड़ा लंबा सांस लेते हैं, नॉर्मली कंडीशन में जो लेते हैं उसके मुकाबले में हमारी ब्रीथिंग डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी और उसकी क्या है स्पीड भी कम हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो स्पीड और डेप्थ है हमारे ब्रीथिंग रेट्स के से रिलेटेड वो जो है वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है साइकोप्स, यानी इसमें क्या आ रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट्स जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, अपने हवास में नहीं रहेगा, कॉन्शियस नहीं रहेगा। लास्ट फिर यानी नेक्स्ट पॉइंट है स्किन एंड म्यूकोसा मेम्ब्रेन आर पेल, और जो स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनका कलर चेंज होने लग जाएगा। और क्योंकि हमें पता है कि एनीमिया की कंडीशन में जब क्या होता है रेड ब्लड सेल्स की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो वो जो हीमोग्लोबिन है रेड कलर का पिगमेंट है, जब वो कमी होगी तो क्या होगा कि स्किन जो है वो पेलनेस की तरफ जाएगी, यानी कि जर्दी जो है वो जर्दी माइल जो है वो रंग होने लग जाएगा। कहाँ का, स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है स्प्लीन में भी पाल्पेबल। अब पाल्पेबल का क्या मतलब है, जो स्प्लीन का स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, हमें ऐसा फील होगा कि स्क्रीन जो है वो उसकी इनलार्जमेंट हो गई है। सरफेस ऑफ टंग इज़ यूजुअली स्मूथ एंड एट्रोफिक बट समटाइम इट इज़ रेड एंड इन्फ्लेम। एट्रोफी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की भी होगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टंग है उसका स्ट्रक्चर भी एट्रोफिक हो सकता है। अब हमारी टंग के ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करें तो देखें कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो जिनकी वजह से थोड़े से यहाँ पर उभार से होते हैं, उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं होता टंग का। सो इसमें क्या होगा, जब एट्रोफिक हो जाएगी तो ये तमाम जो है वो डिप्रेशंस या ये जो इस तरह के उभार हमारी टंग पे मौजूद होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। और कुछ कंडीशंस में क्या होगा कि ये रेड हो जाएगी और इन्फ्लेम्ड, यानी जो हमारी टंग का स्ट्रक्चर है उसमें कलर चेंज किया जाएगा कि बिल्कुल रेडिश हो जाएगा और उसके बाद इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये तमाम जो है थे क्लिनिकल फीचर्स थे या सिम्टम्स थे किसके, हमारी बॉडी में होने वाले परनीशियस एनीमिया के, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और किस कंडीशन में, जब हमारी स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफिक हो जाएगी और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट आता है कि ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ट्रीटमेंट में ये क्या है कि द अनीमिया इज़ ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्सी कोबालामाइन 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर टू अ टोटल ऑफ 4000 to 6000 माइक्रोग्राम ओवर द कोर्स ऑफ 3 वीक। यानी ट्रीटमेंट में यह क्या करना है कि हाइड्रोक्सी कोबालामाइन का 1000 माइक्रोग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो इसमें दिए जाते हैं। सो हाइड्रोक्सी कोबालामाइन क्या है, ये एक्चुअली विटामिन B12 ही है। सो अगर कमी हो जाएगी तो विटामिन B12 जो है वो उसकी हम एक डोज देंगे पेशेंट को, और वो कैसे होगी, वो जो है वो 1000 माइक्रोग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा, या जो कोई भी ऐसा रूट जिसके ज़रिए हम इसको इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में इंजेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि इसके टोटल जो है वो डोज़ हमने जो देनी है इसके कोर्स में, इस पूरे कोर्स में 4000 से 6000 माइक्रोग्राम तक जो है वो हमने डोज़ देनी है, और इस कोर्स को हमने 3 वीक्स में कंप्लीट करना है। यानी कि इसमें जो है वो 1000 माइक्रोग्राम के इंजेक्शन जिसकी डोजेज फॉर्म हमने 3 वीक्स के अंदर 4000 से 6000 माइक्रोग्राम तक पूरी करनी है।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि 1000 माइक्रोग्राम हाइड्रोक्सी कोबालामाइन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी 3 मंथ्स फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ। यानी जब एक दफ़ा ये कोर्स कंप्लीट हो जाना है तो उसके बाद पेशेंट्स को हर 3 मंथ्स के बाद जो है वो 1000 माइक्रोग्राम का जो है वो एक डोज 1000 माइक्रोग्राम की एक डोज जो है वो हाइड्रोक्सी कोबालामाइन की देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, दिस इज़ द टाइप ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। अब ये वाली कौन सी टाइप है, ये हम बात कर रहे हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की। पहले हमने डिस्कस किया था कौन सी टाइप को, पर्निशियस एनीमिया को, और अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ये भी क्या है, ये भी एक टाइप है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की, और लेकिन इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की। और लास्ट जो हमने पर्निशियस एनीमिया पढ़ा था उसमें डेफिशिएंसी हो रही थी विटामिन B12 की। जिस तरह हमने मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में 2 काजेज़ पढ़ी थी कि विटामिन B12 और विटामिन B9 जो है वो इनकी कमी होती है, तो इसमें अगर हम सिर्फ विटामिन B12 की बात करेंगे तो पर्निशियस एनीमिया है, अगर हम विटामिन B9 की बात कर रहे हैं तो वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इसमें भी क्या हो सकता है, इसके काजेज़ क्या हैं, सेम एज़ द काजेज़ ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें भी ये होगा कि फॉलिक एसिड जो है वो उसका डाइटरी इंटेक सही नहीं है। अगर डाइटरी इंटेक सही है तो मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्ब सही नहीं हो रहा। अब डाइटरी इंटेक में होने की क्या वजह हो सकती है, उसकी भी हमने बहुत सी कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम बैलेंस डाइट ले सकें। और मेल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जीआईटी के किसी भी पार्ट के, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। इसके अलावा अदर पॉइंट्स में क्या था कि कोई हम ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी में। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में क्या है, एक्चुअली विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है, और इसके काजेज़ भी सेम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के काजेज़ की तरह हैं। और अगर आप दोबारा रिकॉल करना चाहें तो आप मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वाला जो है वो लेक्चर उसे दोबारा देख सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या शो होंगे, तो पेशेंट्स विद फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी एसिम्टोमेटिक, यानी कि ज़्यादातर वो पेशेंट्स जिनको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें कोई स्पेसिफाइड सिम्टम्स शो नहीं होते, वो काफ़ी अर्से तक एसिम्टोमेटिक रहते हैं जब तक कि कोई सीवियर कंडीशन ना हो। इफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज सीवियरिंग ही में प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर। अब क्या है कि अब हमने कहा कि कब होगा, जब सवेयर कंडीशन हो सकती हैं। अगर सवेयर डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए फॉलिक एसिड की, तो फिर इसमें क्या होगा कि पेशेंट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर यानी कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो शो होने लग जाएंगे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। Since the malnutrition that is responsible for the folic acid deficiency and also produce other deficiencies। लेकिन इस सब की सबसे बड़ी वजह क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, और जो आगे रिस्पॉन्सिबल है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के अलावा और भी बहुत सारी डेफिशिएंसी की। अब मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि जो उनकी खुराक है, खुराक की कमी है, खुराक जो है वो पूरी नहीं मिल रही, जो एक डेली उनका जो है वो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो उस पेशेंट में जो है वो उसको खुराक नहीं मिल रही, तो क्या कहते हैं इसको, मेल न्यूट्रिशन हो गई है, खुराक की कमी हो गई है। तो खुराक की कमी हो गई तो विटामिन B जो है वो 9 या फॉलिक एसिड की कमी हो गई, और इसकी वजह अलावा जो है वो मेल न्यूट्रिशन से और भी कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, और भी बहुत सी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पेशेंट में अपेयर ऑब्वियसली मेल न्यूट्रिशन। अब क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में पेशेंट जो होता है हमें वो नज़र आता है कि इसको मेल न्यूट्रिशन हो गई है, खुराक की कमी हो रही है। द ऑनसेट ऑफ द एनीमिया इज़ एसोसिएटेड विद द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सच एज, यानी कि जो इसकी सिम्टम्स हैं इस एनीमिया की वो एसोसिएटेड होती हैं कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स की वजह से, यानी कोई इतनी क्लियरली हमें शो नहीं हो रहा होगा कि ये सिम्टम जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की हैं, क्योंकि खुराक की कमी की वजह से ज़्यादातर इसको अगर हम क्लिनिकली देखा जाए तो हम ऑब्जर्व करके कहते हैं कि जी इनको वीकनेस है, इसकी वजह से खुराक की कमी है इन्हें, तो हम उसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली किसकी कमी है, वो फॉलिक एसिड की कमी है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो वो सिम्टम्स क्या होंगे, वही के वीकनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, इजी फिटीग यानी कि थकावट,
अब वीकनेस में क्या है, कमज़ोरी हो जाएगी, मसल्स या बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, वेट लॉस में जो वेट का एक नॉर्मल रेंज होती है उससे कम हो जाएगा, इजी फिटिक, बहुत जल्दी जो है वो थकावट होने लग जाएगी। सम ऑल्सो हैव लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड आइसोमीनिया। अब इसमें क्या हो सकती है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन और आइसोमीनिया, यानी कोई काम जो आपने एक तवज्जो से ध्यान से करना है वो उस पर प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर सकते, अपनी पूरी तवज्जो से उसे नहीं कर सकते, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है कब, जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। द पेशेंट ऑल्सो मैंशन द सिम्टम्स रेफरेबल टू GIT। इसके अलावा जो है वो, यानी कि वो तो कॉमन फीचर्स थे, इसके अलावा जो पेशेंट्स को सिम्टम्स शो होंगे वो स्पेसिफाइड होंगे उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, GIT से, यानी GIT में कौन सी चेंजेस आएंगी। सो दिस इंक्लूड द स्क्रू टंग्स एंड द चिलोसिस। स्क्रू टंग एंड चिलोसिस में क्या है, वही कि टंग का इन्फ्लेम हो जाना, और इसके अलावा चिलोसिस क्या होता है, ये डिसऑर्डर ऑफ लिप मार्क्स बाय स्केलिंग एंड फीचर्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सोर टंग, यानी टंग जो है वो उसमें पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, का कलर चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा चिलोसिस की कंडीशन होगी। और चिलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसा डिसऑर्डर है लिप्स का जिसमें मार्क्स बाय स्केलिंग, यानी लिप्स, अगर जो आपके लिप्स हैं वो स्केली लिप्स होने लग जाएं, हर ड्राई होने लग जाएं, ऊपर वाली ये जो एक कवरिंग है वो ड्राई होकर रिमूव होती रहे। इसके अलावा क्या आ जाता है, फ्रीशर्स एट द कॉर्नर ऑफ द लिंग, यानी कि हमारे दोनों लिप्स जहाँ पर ज्वाइन होते हैं, इनके वो जो एजेस हैं, यानी हमारे माउथ के जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वहाँ पर ज़ख़म आ जाए, वहाँ पर कट आने लग जाए, तो वो कंडीशन भी किसकी है, वो भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की है। सो ये वाले सिम्टम्स, यानी टंग का स्ट्रक्चर चेंज होना, लिप्स के जो कॉर्नर है वहाँ पर कट आ जाना या चिलोसिस हो जाना, ये सारे जो है वो डिसऑर्डर, ये वाले फीचर्स किससे रिलेटेड हैं, ये रिलेटेड हैं GIT से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो है, बट रिमेंबर दिस इज़ कंट्रास्ट टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ डू नॉट अकर। लेकिन अगर हम इसको एज़ कम्पेयर टू न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी की सेंस में देखा जाए तो इसकी कमी की वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं होता। यानी विटामिन B12 में हमने पढ़ा था कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या होता है कि जो है वो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है कंडीशन हो जाती है, बेहोशी हो जाती है। इसके अलावा नर्व्स जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज वगैरह होने लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होते कि विटामिन B9 की या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में। लेकिन ये सब कंडीशन होती हैं कब, जब बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए। नेक्स्ट जो है इसका ट्रीटमेंट है कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गई है तो इसको ट्रीट कैसे करना है। तो दिस एनीमिया में बी ट्रीटेड बाय गिविंग द डेली डोज ऑफ 5 mg ऑफ फॉलिक एसिड ओनली। वो कंडीशन जिसमें जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, उसको कवर करने के लिए क्या करना है कि 500 यानी कि 5 मिलीग्राम की 5 mg की जो है वो डोजेज देनी है। किसकी डोज देनी है, फॉलिक एसिड की। यानी कि दिन में एक बार जो है वो 5 mg फॉलिक एसिड की जो डोज़ है पेशेंट को देनी है, ताकि उसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट इसमें यह आता है, प्रोफाइलेटिक फॉलिक एसिड इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल इन प्रेगनेंसी एंड इन क्रॉनिक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वेयर देयर इज़ अ रैपिड सेल टर्न ओवर। प्रोफाइलेटिक फॉलिक एसिड में क्या होता है कि इसमें जो होता है, हमें पता है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में या जो क्रॉनिक हेमाटोलॉजिकल यानी ब्लड के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो है वो पेशेंट्स को विटामिन B9 की ज़रूरत होती है। तो इसमें ये है कि उससे पहले कि उन्हें कोई डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी होने से पहले ही उनको एक डोजेज फॉर्म दे दी जाती है फॉलिक एसिड की, ताकि इनमें जो है वो फॉलिक एसिड की कमी ना हो सके। और इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी में या किसी भी डिसऑर्डर में सेल का हमें टर्नओवर यानी हमें रैपिडली सेल की प्रोडक्शन करवानी होती है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और किसी डिसऑर्डर में क्या है, क्योंकि उसमें भी प्रोडक्शन और ब्रेकडाउन का जो है वो बैलेंस नहीं रहता रेड ब्लड सेल्स की, तो उसमें भी क्या होता है कि इसका रैपिड टर्नओवर चाहिए होता है। तो इसमें जो है वो पहले ही डेफिशिएंसी होने से पहले ही फॉलिक एसिड की जो है वो एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म जो है वो रेकमेंड कर दी जाती है।
But remember, this folic acid never be given other than with vitamin B12 between the risk of aggregative neurological feature of vitamin B12 depletion। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि फॉलिक एसिड को कभी भी नहीं देना, कब, यानी कि विटामिन B12 और B9 को जो है वो इकट्ठे नहीं देना उन लोगों में जिनको कोई प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, उन लोगों को ये इकट्ठा नहीं देना। और न्यूरोलॉजिकल फीचर में क्या होता है, उसमें जो है वो विटामिन B12 को ही रेकमेंड करना है, यानी कि वो पेशेंट जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको ये दोनों विटामिन एक साथ जो है रेकमेंड नहीं करने। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने 2 टाइप डिस्कस की थी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, और इससे पहले हमने की थी पर्नीशियस एनीमिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो टाइप रहती है जो एक, वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।